ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। और आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट है 21 मार्च 2026 को मुंबई में, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे जाकर लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज उबर, ओला और रैपिडो की स्ट्राइक है। आप कहेंगे कि साहब कि आपके पास आपका कोई और टॉपिक नहीं है कि आप उबर, ओला और रैपिडो की स्ट्राइक को लेकर बात करने लगे? तो भाई उबर, ओला, रैपिडो की स्ट्राइक आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे क्या है वो जब आप समझेंगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। तो उबर, ओला और रैपिडो की स्ट्राइक क्यों है? क्योंकि उबर और ओला हम सभी उसका उपयोग करते हैं। तो इनके जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जब शुरू में सर्विसेज शुरू हुई थी, तब इनको जो फैसिलिटीज़ देती थी कंपनीज़, शुरुआत की बात थी, उस टाइम वो लोग पंप इन कर रहे थे पैसे, और उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता था। बहुत सारे लोगों को तो आपने ध्यान होगा, इंडिया टुडे ने तो उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल ही निकाला था। आर्टिकल क्या, एक पूरा इश्यू, जो उसकी हेडलाइन ही यही थी कि उबर, ओला जो है वो आजकल का बड़ा अट्रैक्टिव एक प्रोपोज़िशन है और आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कि लोगों ने अपने जॉब्स छोड़ के उबर, ओला चला ली। लेकिन अब उनकी क्या स्थिति है कि अब उबर, ओला वालों को जो पहले ये लोग फैसिलिटीज़ देते थे, जो शेयर करते थे, वो आज से 10 साल पहले की तुलना करें तो वो उससे घट के 1/3 हो गया। तो 1/3 हो गया है तो भी अब जिसने अगर ले ली है उबर, ओला और टैक्सी चला रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता। आखिरकार तो मोनोपोली थी ना। लेकिन स्ट्राइक इस कारण नहीं हो रही है, स्ट्राइक इसलिए हो रही है कि अब इनके पास ऑप्शन आ गया है, और वो ऑप्शन अमित शाह जी के सहकारिता मंत्रालय ने दिलाया है। सहकारिता मंत्रालय ने यह ऑप्शन कैसे दिलाया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साहब, सहकारिता मंत्रालय ने एक भारत टैक्सी करके एक योजना आरंभ की, और उस भारत टैक्सी में बहुत सारे लोगों को जोड़ा। जो एग्ज़ैक्ट नंबर है वो तो नहीं पता अभी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब कि 10-20 लाख से अधिक लोग इसके साथ में एनरोल हो चुके हैं। तो भारत टैक्सी में जो भी एनरोल हुए हैं, उनको भारत टैक्सी वाले 0% डिडक्शन पे उनको फेयर दे रहे हैं। तो अब अगर 0% डिडक्शन पे उनको फेयर मिलेगा तो भाई उबर, ओला को तो मुसीबत होगी ना। तो उबर, ओला में जिन लोगों ने एनरोल कर रखा है, वो कह रहे हैं कि ना, हम तो भारत टैक्सी पे भी चलाएँगे। और जो स्कीम आई है, जिसको हम कह रहे हैं 0% का मतलब है कि देखिए 80% ड्राइवर को मिलेगा और 20% कोऑपरेटिव को जाएगा। लेकिन ये जो 20% है, ये भी ड्राइवर पर ही खर्च होगा। ड्राइवर के ही वेलफेयर पे खर्च होगा। उसको अलग-अलग वेलफेयर स्कीम्स के साथ जोड़ा जाएगा उस 20% से, और वो भी अल्टीमेटली उसको ही मिलना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 0% वाली स्कीम है। अच्छा, 0% वाली स्कीम है तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो खर्चे निकालने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुरू में थोड़ा उनको सबवेंशन वगैरह देगी। लेकिन बाद में हो सकता है वो कुछ एक्सपेंसेस वगैरह के लिए इसमें से ये जो 20% कोऑपरेटिव को जा रहा है, इसमें से कुछ तो रखेंगे।
क्योंकि भई 5% तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते ही आते हैं, कितना भी एफ़िशिएंट ऑर्गनाइज़ेशन हो। तो इसलिए मैं जो ये कह रहे हैं नैरेटिव उस पे पूरा पूरा तो नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि आपको 80% मिल रहा है, जबकि ये लोग भाई लोग जो हैं ये 20 और 30% दे रहे हैं कई स्थानों पर, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्ट्राइक का कारण क्या है। इस स्ट्राइक का कारण भारत टैक्सी है। और मेरा मानना है कि ये जो भारत टैक्सी वाला जो किया गया है, ये बहुत ही उचित किया गया है। और इसको आप लेकर पीछे जाएँ तो जो अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो अब ये बात हुआ करती थी एक ज़माने में, ये मिल्क कोऑपरेटिव्स बनी थी और मिल्क कोऑपरेटिव्स ने इस पूरे सेक्टर को ऐसा संगठित कर दिया था, इस इसका आरंभ गुजरात से हुआ था और गुजरात के बाद फिर अन्य स्थानों में भी ये फैला और आज की डेट में किसानों के लिए मिल्क यूनियन से अच्छा और कोई साधन नहीं है जिससे कि वो अपनी आय बढ़ा सकें। मैंने तो राजस्थान में देखा है, राजस्थान की जो मिल्क यूनियंस हैं वो गुजरात की मिल्क यूनियंस जितनी एफ़िशिएंट नहीं है, ये मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। और इससे जो शोषण हुआ करता था किसानों का, वह शोषण बंद हुआ, किसान जो है वो भागीदार बने और भागीदार बनने के साथ-साथ जो भी उनका दूध था उसका उनको फ़ेयर प्राइस मिलना आरंभ हो गया। और इसी से आप देखेंगे कि सौराष्ट्र में, मारवाड़ में ये जो क्षेत्र हैं, जो सूखे क्षेत्र हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की सिंचाई की सुविधा एक समय में नहीं हुआ करती थी, आज तो फिर भी वहाँ बहुत कुछ आ गया है। सौराष्ट्र तो पूरा सरसब्ज़ हो गया है नर्मदा कैनाल से। और मारवाड़ और जो थार रेगिस्तान है, उसके भी कई सारे बड़े अंचलों में इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पहुँच गया है। बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में नर्मदा कैनाल का जो टेल एरिया है, उसका पानी पहुँच गया है। तो ये एक अच्छा, एक मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक पॉज़िटिव कार्य हुआ है। और ये जो सहकारिता मंत्रालय कर रहा है, वो सहकारिता मंत्रालय के कार्यों से जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो काफ़ी कुछ लूट भी हुई है, वहाँ तक भी यह मंत्रालय पहुँचेगा, ये अमित शाह जी ने ठाना है, क्योंकि जो गन्ना का क्षेत्र था, जो गन्ना कोऑपरेटिव्स थे, गन्ना कोऑपरेटिव्स ने बड़ी ज़बरदस्त कमाई की साहब, क्योंकि शरद पवार ने उसके ऊपर एकाधिकार कर लिया था पूरे महाराष्ट्र में। और गन्ना कोऑपरेटिव में आप जानते हैं कि गन्ना कोऑपरेटिव ने बहुत कुछ काम तो इसी में हो जाता है कि साहब आप जो उसका जो रेट निकालते हैं, वो रेट निकालने के लिए जो आपके गन्ने में जो जूस होता है, उस गन्ने के जूस का जो परसेंटेज निकालते हैं, उस परसेंटेज में ही थोड़ी बहुत हेरा-फेरी करके हज़ारों करोड़ का मारे-न्यारे हो जाते हैं। और ये काम शरद पवार जी ने आज से नहीं, बल्कि जब से वो आए हैं और आरंभ किया उनके बारामती से, उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा आरंभ की और 60s में ही वो इन कोऑपरेटिव्स में घुस गए थे। अब कोऑपरेटिव्स पर कब्ज़ा करके जितनी भी बड़ी कोऑपरेटिव्स मिल्स हैं, उनमें सब में आपने अपने ही किसानों के नाम लिखवा-लिखवा के सब पर लगभग कब्ज़ा कर लिया और सारे परिवारों को अपना एक प्रकार से फॉलोअर बना लिया। उनकी भी मजबूरी थी, फॉलोअर बनने में फ़ायदा था, फॉलोअर नहीं बनने में काफ़ी नुकसान था। अब यही लोग पूछ रहे हैं कुछ कि भई ये जो आपने भारत टैक्सी बनाई है, तो ये जो भारत टैक्सी में आप कह रहे हैं कि साहब 10-20 लाख, कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब 30 लाख तक लोग जुड़ गए हैं इसके अंदर। करेक्ट फिगर क्या है अभी तक कहीं सामने आया नहीं है। अनुमान ही हो रहे हैं। तो यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या ये 30 लाख लोग जो हैं वो भाजपा के वोटर हो जाएँगे? भई वोटर होने के लिए बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यदि आप महाराष्ट्र मॉडल देखें, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव मॉडल देखें कि किस प्रकार से कोऑपरेटिव यूनियंस के माध्यम से, ख़ास तौर से गन्ना यूनियन के माध्यम से किसानों के यहाँ प्रवेश करके और फिर किसानों को अपना एक कृपा पात्र बना के और पूरा एक वोट बैंक तैयार किया, जो
शरद पवार के साथ में 30-40 साल तक रहा। अब जाके अब शरद पवार के पास वो स्थिति नहीं रह गई है और वहाँ पर मामले पलट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आ गई है और उसने भी अपने संगठन के माध्यम से घर-घर में प्रवेश किया है, तब जाके उनका होल्ड हल्का हुआ है। तो ये जो एक नया मॉडल आया है कोऑपरेटिव का, ये अमित शाह की देन है। और अमित शाह की भारत टैक्सी इसके ऊपर काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है कि ये किस तरह से एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जहाँ पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। ये जो गिग वर्कर्स की बात आती है ना, तो आगे की जो इकोनॉमी है उसमें ये गिग वर्कर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये गिग वर्कर्स आप देखिए ये उबर ओला वाले भी हैं और आगे जो ये आपके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये भी होंगे। अच्छा, इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप स्वयं अपने मालिक हैं। ये पुराना ज़माना जो था, पुरानी इंडस्ट्रीज़ में जिसमें आप जाते थे और वहाँ पे आप टाइम ऑफ़िस में जाके पंच करते थे और उसके बाद फिर काम करते थे और वापस जाते समय टाइम ऑफ़िस में पंच करते थे। अब वो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और अब ये है कि भई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फेयर लेना है तो लो और फेयर जितना लोगे, जितना काम करोगे उतना तुम कमाओगे, कम करोगे तो कम, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा। चाहो तो 24 घंटे काम कर सकते हो तुम। ये सब संभव है। तो एक इनोवेशन है, मैंने कहा इस इनोवेशन को आपके ध्यान में लाऊँ और ये बताऊँ कि हाँ साहब कि किस तरह से हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वो किस प्रकार से पूरा का पूरा सिनेरियो अब चेंज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।